अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हो बेटा? खैरियत से हो? अच्छा बेटा, आज हम लोगों ने सेकेंड ईयर मॉडल पेपर 2025 में फिजिक्स के सेक्शन के बारे में बात करनी है। और फिजिक्स के सेक्शन में क्योंकि बुक नहीं है आपके पास और नई बुक से रिलेटेड कैसे सवालात आ सकते हैं और मॉडल पेपर के लिहाज से आपकी तैयारी कैसे हो सकती है, उस बारे में इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। और मॉडल पेपर में जितने भी सवालात दिए गए हैं उसके कुछ रेफरेंस के बारे में मैं आपसे बात कर लूँगा कि बुक के किस चैप्टर से उन क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट किया गया है। ठीक है। अच्छा, पहली कंडीशन क्या है? तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ सेक्शन ए पर। अच्छा, सेक्शन ए क्योंकि आपको पता है कि ये 17 एमसीक्यूज होते हैं और तमाम एमसीक्यूज को आप लोगों ने ऑब्वियसली सॉल्व करना होता है। अच्छा, इसमें अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे पास सेक्शन ए में एमसीक्यूज नंबर 1 है। अच्छा, अब ये एमसीक्यूज नंबर 1 मेरे पास कुछ इस तरह से है कि इफ द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए और वॉल्यूम ऑफ द गैस डबल कर दिया जाए तो प्रेशर क्या होगा? बॉयल्स लॉ नजर आ रहा है और बॉयल्स लॉ नजर आएगा तो अगर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम डबल हो रहा है तो वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में अगर मैं आपसे बात करूं तो वॉल्यूम डबल है तो प्रेशर रिड्यूसेस टू हाफ हो जाएगा ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। और इससे रिलेटेड अगर मैं आपसे बात करूं तो ये चैप्टर नंबर 15 का एमसीक्यूज नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 15 का एमसीक्यूज नंबर 3 है। बुक से एज इट इज सवाल दिया गया है। ठीक है, इस रेफरेंस में मैं इंशाल्लाह साथ साथ आपको मेंशन कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखोगे बेटा, अब हमारे पास अगला सवाल ये है कि इन दिस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस a system exchange heat with its surrounding but undergoes no change in temperature। हीट एक्सचेंज जरूर होगा लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बात हो रहा है। तो ये आइसोथर्मल ठीक है। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर नंबर आपके पास 16 का एमसीक्यूज नंबर 3 है। तो ये चैप्टर नंबर 16 का एमसीक्यूज नंबर 3 है। अच्छा, व्हेन रेफ्रिजरेटर हैज एन ओपन डोर, अगर रेफ्रिजरेटर में ओपन डोर कर दिया जाए तो द टेम्परेचर ऑफ द रूम, तो टेम्परेचर ऑफ द रूम ऑब्वियसली राइज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। और रेफ्रिजरेटर वाले टॉपिक अगर आपको याद हो ना तो ये चैप्टर नंबर 17 से रिलेटेड है। और चैप्टर नंबर 17 में अगर मैं बात करूं तो ये एमसीक्यूज नंबर 2 होगा, बुक में मौजूद है। ठीक है, तो इसको भी एक दफा देख लीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों, अगला एमसीक्यूज हमारे पास है नंबर 4। अच्छा, नंबर 4 में एन इलेक्ट्रॉन मूव पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियसली चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होता है? तो F इज इक्वल टू QVB और हैविंग दिस साइन थीटा। अब क्योंकि यहाँ पर एंगल क्या है बेटा, पैरेलल की वजह से जीरो है, तो जीरो की वजह से एंगल जीरो, तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा और साइन जीरो जीरो, तो फोर्स भी इस पे नहीं लगेगी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जीरो। फोर्स नहीं लग रही है, लेकिन अब इसको जब मैं चार्ज पार्टिकल के बारे में बात करूंगा तो चैप्टर नंबर 18 है और 18 में अगर आप देखेंगे ना तो ये एमसीक्यूज नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 18 और ये एमसीक्यूज नंबर मेरे बेटा 18 और एमसीक्यूज नंबर 10 है, बुक से रिलेटेड। अच्छा, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन चैप्टर नंबर 19 के बारे में बात हो रहा है, कुछ याद होगा। लेकिन अगर बुक में देखोगे ना तो इसके सवाल यही है लेकिन ऑप्शंस में कुछ चेंजेस है। ठीक है, अभी जो मेरे पास ऑप्शन के मैंने वो क्या है बेटा, वो म्यूचुअल इंडक्शन के लिहाज से ही ट्रांसफॉर्मर काम करता है। इसमें अगर देखोगे तो ये बुक का एमसीक्यूज नंबर ये भी 10 होगा आपके बुक में। अच्छा, अब नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 में कुछ इस तरह से कि इन प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो प्योर रेजिस्टिव मींस सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस इस्तेमाल हुआ है और सिर्फ रेजिस्टेंस इस्तेमाल होगा तो तुम्हारे पास फेज एंगल जीरो होगा। ये एसी चैप्टर वाला चैप्टर नंबर 20 है और वो 20 का एमसीक्यूज नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 20 और एमसीक्यूज नंबर 4 है ये। ठीक है, फॉर अ मेटेलिक क्रिस्टल, अगर एक मेटेलिक क्रिस्टल है, एमसीक्यूज नंबर 7 में डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई। और एक कंडीशन हमारे पास, अगर कोई मेटेलिक हमारे पास क्रिस्टल हो तो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कहाँ ऑक्युपाई होता है? तो इस कंडीशन में अगर तुम देखोगे ना मेरे बच्चों तो तुम्हारे पास एक फंक्शन आएगा
चैप्टर नंबर 21 का, और 21 में तुमने सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ा होगा जिसमें एक कंडक्शन बैंड पढ़ा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है मेरा बेटा? कंडक्शन बैंड, ऑप्शन ए बोल सकते हैं। इसमें तो स्टैटिक कंडीशन में गिवन है, और अगर देखोगे तो 21 का एमसीक्यूज नंबर ये 7 है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखोगे एमसीक्यूज नंबर 8 में मॉडल पेपर के मुताबिक, तो फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, तो रेक्टिफिकेशन के दो टाइप्स, एक हाफ वेव एक फुल वेव, लेकिन आउटपुट फ्रीक्वेंसी बेसिकली इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी, इसका सही ऑप्शन होगा। और रेक्टिफिकेशन से अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो रेक्टिफिकेशन वाला टॉपिक आपके पास टॉपिक नंबर चैप्टर नंबर हो जाएगा मेरे बच्चों 22, और चैप्टर नंबर 22 से अगर आप इसको देखें तो ये आपका एमसीक्यूज नंबर 5 होगा, आपके बुक में मौजूद है। अच्छा, इन आ 2 इनपुट और गेट व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1 देन आउटपुट विल बी ऑल्सो 1। अच्छा, ये तो सिंपल है कि आपको मॉडल पेपर में सवाल दिया हुआ है ना, लेकिन अगर इसी को मैं आपके बुक से रिलेटेड चैप्टर नंबर 24 में बात करूं तो चैप्टर नंबर 24 में एक एमसीक्यूज गिवन है आपके पास, और वो एमसीक्यूज नंबर 6 है। और 6 में अगर आप देखेंगे ना, मेरे सॉरी एमसीक्यूज नंबर चैप्टर नंबर 23 का होगा, ये चैप्टर नंबर 23 का होगा, बिल्कुल चैप्टर नंबर 23, 24 तो रिलेटिविटी है, 23 का होगा, और 23 से इसका एमसीक्यूज नंबर 7 आपके पास मिलेगा। अच्छा, जो बुक में तुम्हारे पास है ना, वहां पर 3 इनपुट्स है और वो 0 है, तो उसका आंसर 0 है। बुक में थोड़ा सा चेंज है, इसमें एज इट इज सवाल नहीं गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट कैन नॉट एक्सीड द स्पीड ऑफ लाइट बिकॉज ऑफ, ऑब्जेक्ट आमतौर पर स्पीड ऑफ लाइट से एक्सीड नहीं कर पाता, उसकी वजह क्या हो जाती है? तो देखो लिखा हुआ है देयर मास बिकम इन्फिनिटी, ऑब्वियसली एक पहली कंडीशन है, और अगर सही देखोगे तो यही कंडीशन आपके पास एप्लीकेबल हो जाएगी। तो अगर मैं इसमें देखूं तो एक तो ऑब्जेक्ट वाली बात है, तो मास उसका क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। ये चैप्टर नंबर 24, और चैप्टर नंबर 24 से अगर मैं बात करूं तो ये एमसीक्यूज नंबर तुम्हारे पास 8 मिलेगा तुम्हें तुम्हारी सिन बोर्ड की बुक में। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों, अगला सवाल हमारे पास कुछ यूं है एमसीक्यूज नंबर 11 में। एमसीक्यूज नंबर 11, कॉम्पटन स्कैटरिंग प्रोसेस स्टार्ट होते ही समझ में आ गया हमें कि ये चैप्टर नंबर 25 के बारे में बात हो रहा है। और फ्रॉम इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट इजीली ऑब्जर्व फॉर, अच्छा एक इंफ्रारेड है, विजिबल है, अल्ट्रावायलेट है, एक्सरेज है। इसमें नोटिस करोगे एक्सरेज इसका सही जवाब है, और ये एमसीक्यूज नंबर 5 है आपके पास, ये एमसीक्यूज नंबर 5 है चैप्टर नंबर 25 का। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे इफ रेडियम हैज हाफ लाइफ 5 years द प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके इन 10 years, 10 years में इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी डीके के लिहाज से? तो ये हाफ लाइफ वाला चैप्टर आ गया। ये चैप्टर नंबर आपके पास कौन सा आएगा? 27, और 27 में रेडियम का हाफ लाइफ क्या दे रहा है? 5 years। अच्छा, अब ये हमारे पास तो गिवन है टोटल टाइम 10 years। अच्छा, अब डीके की प्रोबेबिलिटी निकालनी है 50%, 75, 100 और 60%। इसको अगर देखोगे ना तो डीके क्या होगा? तो 100 ऐसे लिख लो, ये 100 है, तो पहले हाफ लाइफ के बाद 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और फिर 25 हो जाएगा। ठीक है, ये रिमेनिंग है, या इसको मैं कह सकता हूँ लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, मास लेफ्ट। अगर इसी को मैं डीके के लिहाज से लिखूंगा तो अगर 25% रह गया तो डीके कितना हो जाएगा बेटा? 75%। तो इसका जवाब कितना हो जाएगा? 75%। चैप्टर नंबर 27 का ये एमसीक्यूज नंबर 5 है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखोगे इन द इक्वेशन दिस, ये एक इक्वेशन गिवन है, और इसमें नोटिस करो देन करेक्ट सिंबल ऑफ एक्स, और एक्स का करेक्ट सिंबल क्या होगा? तो पहले नोट करते हैं ना। अगर नोट करोगे तो ये भी हाफ लाइफ का ही चैप्टर के सवाल है, चैप्टर नंबर 27 का, और ये 13+2, तो 13+2 में अगर मैं आपसे डिस्कस करूंगा तो ये 15 है, और यहां पर भी 15 है। इसका मतलब है ये तो 0 आ गया, एक्स में ये 0 आ गया। ठीक है, ऊपर 27 + 4 31 है, तो यहां पर 1 आ जाएगा,
यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब ये 1 वाली कंडीशन में अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ये, और ये तुम्हारे पास बुक का एमसीक्यूज नंबर 2 है, बुक का एमसीक्यूज नंबर 2 है चैप्टर नंबर 27 में। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों, आपके पास है दिस प्रोसेस इज वायलेट फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में वायलेटिंग द सेकेंड प्रोसेस हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कौन सा वायलेट कर रहे हैं। अच्छा, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर नंबर 17 है, और 17 से अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं तो इसमें लिखा हुआ है रेफ्रिजरेटर कूलिंग ठीक है, और हीट एंड इंजन वर्किंग ये भी ठीक है, गैस मिक्सिंग वाली बात आ गई। लेकिन अगर देखोगे हीट फ्लोइंग फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, सही जवाब इसका ये होगा, और ये चैप्टर नंबर 17 का एमसीक्यूज नंबर मेरे बच्चों आपको मिलेगा 10, तो ये आ जाएगा एमसीक्यूज नंबर 10। नेक्स्ट 1 हेनरी इज इक्वल टू, ये तुम्हारे बुक में एमसीक्यूज मौजूद नहीं है, एज इट इज मौजूद नहीं है, लेकिन थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। हेनरी बेसिकली यूनिट होता है सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन का, और हेनरी आपके पास बराबर होता है वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पेयर, और अगर इसको आप मेंशन करेंगे तो वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पेयर ये मिलेगा आपको। लास्ट ऑप्शन है तो ऑप्शन डी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बुक में ये एमसीक्यूज मौजूद नहीं है, थ्योरी के आपके चैप्टर में ये जरूर मौजूद है एज इट इज, ठीक। उसके बाद देखोगे नंबर 16 में द टर्म रिएक्टेंस रिप्रेजेंट। अच्छा, रिएक्टेंस क्या है, तो दो किस्म के रिएक्टेंस आपने चैप्टर नंबर 20 में पढ़े हैं, वो कौन सा पढ़ा है, तो एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस और एक इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक कैपेसिटर का एक इंडक्टर का है। अगर इन दोनों में बात करें तो कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव अपोजिशन ऑफ करंट फ्लो, राइट ऑप्शन इसका सी बोल सकते हैं इस लिहाज से। और अगर मैं इसको डिस्कस करूंगा ना मेरे बच्चों, तो ये चैप्टर नंबर 20 का एमसीक्यूज नंबर आपके पास 6 है। नेक्स्ट उसके बाद आखिरी एमसीक्यूज क्या है, अ फ्री इलेक्ट्रॉन हैज अ मोमेंटम, ये मोमेंटम आपके पास गिवन है, और उसके बाद बोल रहा है इसकी वेवलेंथ निकालें। अच्छा, वेवलेंथ निकालें, ये भी बुक से रिलेटेड सवाल है, और बुक से रिलेटेड सवाल में अगर देखोगे तो ये चैप्टर नंबर 25 का ही एमसीक्यूज है, चैप्टर नंबर 25 का एमसीक्यूज है, और चैप्टर नंबर 25 का एमसीक्यूज नंबर 7 है। अच्छा, तुम्हें गिवन है क्या मेरे बच्चों, मोमेंटम के लिहाज से ये गिवन है, वेवलेंथ निकालनी है, और इस वेवलेंथ के लिए लैम्डा वाला फैक्टर तुम्हारे पास बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन गिवन है, तो तुम्हारे पास वेवलेंथ इज इक्वल टू मोमेंट एच अपॉन मोमेंटम, एच अपॉन मोमेंटम, और मोमेंटम मीन्स पी, इससे सॉल्व कर सकते हैं आप, तो फिर आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन 10 की पावर में ये आ जाएगा, कितना बेटा, 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। होप यू गॉट द ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द एमसीक्यूज के, ये एमसी मॉडल पेपर के एमसीक्यूज तुम्हारे बुक से किन किन चैप्टर से एक्सट्रैक्ट किया गया है और किस तरह आपको तैयारी करनी है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं सेक्शन बी में, तो सेक्शन बी क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपके पास इन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में नोट करोगे तो आपके पास 36 मार्क्स का आएगा, जिसमें 9 पार्ट क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, और गिवन होगा 14, ठीक। अच्छा, इसमें अगर देखो तो पहला सवाल पे पहले मैं बात कर लेता हूँ। पहले सवाल पे अगर मैं बात कर लूँ तो पहला सवाल तुम्हारे पास इस तरह से, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। एसी जनरेटर की वर्किंग, एसी जनरेटर किसमें पढ़ा है तुम लोगों ने, तो चैप्टर नंबर 19 में पढ़ा, ये थ्योरी का एक सवाल है, और सिर्फ वर्किंग के बारे में बात कर रहा है, तो चैप्टर नंबर, मैं यहाँ पर चैप्टर नंबर लिखूंगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 19 रिलेटेड आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे अगला सवाल है हमारे पास, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सीओपी, बहुत मशहूर सवाल है ये, ठीक है। अब ये नए बुक में नए टॉपिक है ये, इससे पहले जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम पढ़ते थे उसमें सिर्फ कार्नोट्स इंजन के बारे में बात हो रही थी, ठीक है। अच्छा, अब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में बात हो रहा है ऑफ अ रेफ्रिजरेटर दैट ऑपरेट्स विद कार्नोट्स एफिशिएंसी बिटवीन द टेम्परेचर -3 डिग्री सेंटीग्रेड टू +27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको अगर तुम नोटिस करो ना मेरे बच्चों, तो ये तुम्हारे पास 17.3 एग्जाम्पल है, चैप्टर नंबर 17 का 17.3, इट इज व्हाट वी हैव द एग्जाम्पल है, ठीक है मेरा बेटा,
एक सवाल यहाँ से आ गया, एज इट इज सवाल इसीलिए सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, जहां मुझे जरूरत पड़ेगी वहां मैं देख लूंगा, अगर बुक से रिलेटेड नहीं होगा तो फिर मैं करा दूंगा सवाल। नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्लक्स डेंसिटी एट अ डिस्टेंस 0.1 मीटर इन एयर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग अ करंट ऑफ 6.5 एम्पेयर। ठीक, तो यहां पर तो एक सवाल कंप्लीट हो गया। अब इस सवाल के लिहाज से अगर मैं तुमसे देखूं तो बोलता है कैलकुलेट द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ सिमिलर पैरेलल कंडक्टर एट अ डिस्टेंस 0.1 मीटर from the first carrying a current of 1 एम्पेयर और मी नॉट मैग्नेटिक परमिटिविटी भी आपके पास या परमेबिलिटी भी गिवन है। अगर इसको आप नोटिस करो ना तो ये चैप्टर नंबर कौन सा है आपके पास, चैप्टर नंबर 18 से रिलेटेड है। और इस 18 में 18 से और 18 में ये बुक प्रॉब्लम नंबर 8 है, बुक प्रॉब्लम नंबर बीपी लिख दे रहा हूं, बुक प्रॉब्लम नंबर 8 है। सेम सवाल है, आंसर भी सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगर देखोगे मेरे बच्चों तो अगला सवाल हमारे पास कुछ इस तरह से है कि अ कंडक्टर ऑफ लेंथ दिस मूव्स एट अ वेलोसिटी ऑफ दिस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी आ गया आपके पास। कैलकुलेट द मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ का चैप्टर कौन सा है, तो चैप्टर नंबर 19 में जाओगे और चैप्टर नंबर 19 में अगर जाओगे तो तुम्हें चैप्टर नंबर 19 का ये बुक प्रॉब्लम नंबर 9 मिलेगा, बीपी 9 में तुम्हें ये मिलेगा। ठीक है, सेम सवाल है, आंसर भी सेम आएगा, परेशान नहीं होना है। अच्छा, ये सवाल देखते जाओ। इन 9 days द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डिक्रीजेस टू 1/8 ऑफ इट्स प्रेजेंट या इनिशियल। और उसके बाद क्या बोल रहा है हमारे पास, व्हाट इज द हाफ लाइफ इन डेज, हाफ लाइफ इन डेज निकालना है ऑफ द मटेरियल का। तो ये पहला सवाल होगा, बुक प्रॉब्लम नंबर 1 होगा और चैप्टर नंबर 27 है ये। ठीक हो गया मेरे बच्चों। नेक्स्ट उसके बाद डिफाइन द टर्म्स हीट एंड टेम्परेचर। तो हीट एंड टेम्परेचर को बिल्कुल चैप्टर नंबर 15 से इनिशियल में मिल जाएगा डेफिनेशन। और फिर के बाद क्या बोल रहा है आपके पास, डिस्क्राइब द ट्रिपल पॉइंट, ये पेज नंबर 4 में तुम्हें मिलेगा नई बुक में। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 15 के पेज नंबर 4 में इसकी डिस्क्रिप्शन भी मौजूद है। नेक्स्ट उसके बाद व्हाट आर लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, चैप्टर नंबर 23 से रिलेटेड सवाल आ गया। एंड डिस्क्राइब द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ और गेट्स और एंड गेट्स फॉर 3 इनपुट्स, कोई भी 3 इनपुट्स के लिए डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर नंबर आपके पास 23 से रिलेटेड सवाल बना। उसके बाद देखोगे द फर्स्ट लॉ, मतलब सवाल नंबर 2 का पार्ट 8 है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्क्राइब आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टेटमेंट लिखनी है और आइसोथर्मल प्रोसेस को आपने डिस्क्राइब करना है। ये चैप्टर नंबर 16 मिलेगा आपको, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन में आपको आइसोथर्मल प्रोसेस मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद सवाल नंबर 2 का ही पार्ट नंबर 9 हमारे पास, a photon with a wavelength this, एक लैम्डा गिवन है, collides with an electron, after collision the photon wavelength is found to be changed by exactly on Compton wavelength is this change in wavelength given है। what is the photon's wavelength after collision, ये चैप्टर नंबर 25 के बारे में बात हो रहा है। और चैप्टर नंबर 25 में अगर तुम देखोगे ना तो तुम्हारे पास बुक प्रॉब्लम नंबर 9 का पार्ट 1 होगा। और इस सवाल नंबर 9 में अगर तुम नोटिस करोगे ना तो तुम्हें ये नजर आएगा कि इसमें 4 पार्ट गिवन है। एक बहुत लेंदी सवाल है, जिस वक्त मैं भी पढ़ा रहा था, हमारे लिए भी पहली दफा था, क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जब मैं पढ़ाते बच्चे क्या कहने लगे कि सर ये चारों पार्ट अगर एग्जाम में आएगा तो लॉन्ग के सवाल बन जाएगा। तो उस वक्त मैंने बच्चों को कहा कि बेटा आप परेशान हो, इसमें से कोई पार्ट्स आपको पूछा जा सकता है, जैसे कि पार्ट नंबर 1 अभी मॉडल पेपर में भी बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों सवाल नंबर 2 का पार्ट नंबर 10 में, डिफाइन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, क्लासिफाई सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। और ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स का सवाल आ गया। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स आपके पास चैप्टर नंबर 21 का है, नेक्स्ट उसके बाद देखोगे हमारे पास क्या सवाल है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इफ द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इमिटेड बाय एक्स रेज मशीन इज दिस। एक एनर्जी गिवन है और तुम्हें वेवलेंथ निकालनी है। तो एनर्जी से वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, E = hc/λ। यहां से
लैम्डा को सेपरेट करोगे, एचसी कांस्टेंट है। ये भी आपके बुक से रिलेटेड सवाल है चैप्टर नंबर 26 का, चैप्टर नंबर 26 का। और चैप्टर नंबर 26 में अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो ये बुक का प्रॉब्लम नंबर बीपी प्रॉब्लम नंबर 8 है, ठीक है। एज इट इज सवाल आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों, अगला सवाल है पार्ट नंबर 12 में इस तरह से है कि इन एन आर एल सर्किट रेजिस्टेंस आर इज दिस, मतलब ये आर गिवन है। नेक्स्ट उसके बाद इंडक्टर गिवन है, ये हमारे पास एल गिवन है। कैलकुलेट द टोटल इंपिडेंस, मतलब जेड निकालना है, और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। तो ये चैप्टर नंबर 20 का सवाल हो गया, अगर आपको याद हो एसी सर्किट वाला। और एसी सर्किट में ये बुक प्रॉब्लम नंबर 3 है, बुक प्रॉब्लम नंबर 3। नेक्स्ट उसके बाद एट व्हाट स्पीड इज द पार्टिकल मूविंग इफ द मास इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ इट्स रेस्ट मास। ये अगर नोटिस करो तो ये रिलेटिविटी का चैप्टर नंबर 24 है, और चैप्टर नंबर 24 से ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 24.3, एग्जाम्पल नंबर 24.3, लेकिन नॉट एग्जैक्टली जैसे कि यहाँ पर 3 टाइम गिवन है, जब आप बुक में देखेंगे तो वहां पर ट्वाइस गिवन है, 2 टाइम्स गिवन है, ठीक है, परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे पार्ट नंबर 14 में मेरे बच्चों, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ लेड फ्रॉम 20 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड, स्पेसिफिक हीट गिवन है। तो ये हीट वाला फैक्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 16 में आएगा, स्पेसिफिक हीट का, और उसमें प्रॉब्लम नंबर 8 आपको मिलेगा मेरे बच्चों, बुक प्रॉब्लम नंबर 8। तो ये रिलेटेड था आपके पास सेक्शन बी का पार्ट, जिसमें आप लोगों ने डिस्कस करना है क्या मेरे बच्चों, इसके कौन से बुक के एग्जाम्पल सवाल आ रहे हैं, कौन से बुक प्रॉब्लम आ रहे हैं। और एक चीज आप अपनी इस्लाह के लिए ऐसे कर लें कि सबसे पहले नई बुक है ना, तो बुक की प्रैक्टिस पूरी होनी चाहिए। बुक में जो जो चीज़ गिवन है वो सारा आपके पास सॉल्व होना चाहिए। बुक से रिलेटेड सवाल आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ है। इसके अलावा भी पास पेपर के एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल्स वगैरह टीचर क्लास में कराते हैं, जैसे हमारे छात्रों के ऊपर भी होता है ऑनलाइन क्लासेस वगैरह में, तो इसको भी आपने अच्छी तरह से देख लेना है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आखिरी सेक्शन है हमारे पास, और लॉन्ग सवाल होता है इसमें। और लॉन्ग सवाल में आपके पास एक सवाल की 2-2 पार्ट्स होते हैं, टोटल 3 सवाल गिवन होंगे और 2 सवाल आपको अटेम्प्ट करना है। इसका मतलब है 4 पार्ट्स आपको डिस्कस करना है या सॉल्व करना होता है। उसमें मैं थोड़ा सा आपको इसका भी रेफरेंस दे दूं, जैसे कि एम्पेयर्स लॉ, स्टेट एम्पेयर्स लॉ, सवाल नंबर 3 का पार्ट ए है। And using Ampere's law to drive the expression for the magnetic field of induction inside a current carrying solenoid or toroid, ये और लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, तो या तो solenoid करना है या toroid करना है। Ampere's law चैप्टर नंबर 18 से रिलेटेड है। अच्छा, what is the Carnot's engine? Describe the Carnot cycle and also drive the expression for its efficiency of Carnot's engine in terms of absolute temperature means 0 केल्विन के लिहाज से 100% एफिशिएंसी पॉसिबल होगा। ये चैप्टर नंबर 17 से रिलेटेड है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का नाम होगा, ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चों देखो, डिफाइंड सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन, अगेन यहाँ पर और लिखा हुआ है, ठीक है, एंड नहीं। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर एंड ड्राइव द रिलेटिव एक्सप्रेशन। हमारे पास ट्रांसफार्मर के लिए जो इक्वेशन ड्राइव करना होता है, ऑब्वियसली आप लोगों ने थ्योरी के क्लास में किया होगा। ये भी चैप्टर आपके पास चैप्टर नंबर 19 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड टॉपिक आपके पास है, ठीक है। व्हाट इज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है मेरे बच्चों? सवाल नंबर 4 का पार्ट बी है। Define threshold frequency, stopping potential and work function, drive the Einstein photoelectric equation। इस पर अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास क्वांटम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 25 है। और इसके साथ साथ अगर आप देखो ना चैप्टर नंबर 25, तो कॉम्पटन इफेक्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है इसी चैप्टर से रिलेटेड। जैसे चैप्टर नंबर 18 और 19 में आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन को डिफाइन करने दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर पूछा, लेकिन इसके लिए फैराडेज लॉ करके जाना अच्छे तरीके से मे भी पॉसिबल है। फैराडेज लॉ उसके एप्लीकेशन के साथ आ सकता है, ठीक है। इसी के साथ साथ सवाल नंबर 5 का पार्ट ए में क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ केएमटी। केएमटी मींस चैप्टर नंबर 15 याद आया होगा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस
एंड शो दैट द प्रेशर ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये चैप्टर नंबर 15 और याद करोगे तो तुम्हारे पास क्या है, तो P इज इक्वल टू 1/3 रॉ वी स्क्वायर है। लेकिन मजे की बात क्या है कि यहां पर बोल रहा है शो दैट द प्रेशर ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू द मीन स्क्वायर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो मीन स्क्वायर ऑफ द मॉलिक्यूल मीन्स टू से कि आपको जब आप P इज इक्वल टू 1/3 रॉ वी स्क्वायर इसको ऐसे ड्राइव कर लोगे तो एंड में आपको मेंशन करना पड़ेगा कुछ यूं ऐसा। ठीक हो गया मेरे बच्चों। नेक्स्ट उसके बाद सवाल नंबर 5 का पार्ट भी इस तरह से, डिस्क्राइब द टर्म्स ऑप्टिकल पंपिंग। देखते ही नजर आ गया लेजर का सवाल है। ओके, एंड मेटा स्टेबल स्टेट, पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन, राइट द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हीलियम नियॉन गैस। अब हीलियम नियॉन गैस में एटॉमिक स्पेक्ट्रा का चैप्टर है और एटॉमिक स्पेक्ट्रा का चैप्टर नंबर 26 होगा आपके पास। बिल्कुल ठीक है, 26 होगा और 26 में आपके पास एक बोर्स एटॉमिक मॉडल है जिसमें रेडियस एनर्जी की इक्वेशन है और हीलियम नियॉन गैस है, इसी के साथ साथ लेजर के लिहाज से, और एक एक्सरेज वाला भी टॉपिक है। ठीक है, होप यू गॉट द ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कि किन किन चैप्टर से आपके पास इंपॉर्टेंट सवाल आए हैं मॉडल पेपर में। मॉडल पेपर को पहले सॉल्व करना है, इसके अलावा छाजों के प्लेटफॉर्म पे आपको इंशाल्लाह गैस पेपर भी मिलेगा जो कि बच्चों के प्रिपरेशन पेपर के नाम से, उसको भी एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। बेस्ट ऑफ लक।